हमने कल सूचना संचार की कुछ पद्धतियां देखी थी, जिनमें हमने सबसे पहले मौखिक सूचना संचार पद्धति क्या होती है, फिर लिखित क्या होती है, दृश्य पद्धति क्या होती है, दृश्य दृश्य और श्राव्य क्या होती है, मौन पद्धति क्या होती है, ये पद्धतियां हमने देखी थी। आज जो हमें देखना है मौखिक पद्धति और जो सूचना संचार पद्धति के मौखिक पद्धति और लिखित पद्धति, जो दो पद्धतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा पहला विभाग है उस पहले विभाग में दोनों पद्धतियों को सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमें पत्र व्यवहार करना है तो पत्र व्यवहार के लिए सूचना संचार की जो लिखित पद्धति है उस लिखित पद्धति का सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो होता है। तो इसीलिए हमें पत्र व्यवहार में ये दो पद्धतियां जो है सूचना संचार की जो दो पद्धतियां हैं जैसे मौखिक और लिखित, ये दोनों पद्धतियों को हम अब इस पद्धति में हमने देखा है कि ये पद्धति जो है कहाँ उपयोग में लाई जाती है और मौखिक सूचना संचार पद्धति जो है वो किसे कहा जाता है, ये तो हमने देखा है। लेकिन हम फिर से एक बार देखेंगे इसे। सूचना संचार हेतु सबसे उपयोगी ऐसा साधन अर्थात भाषा। ओके, सूचना संचार के लिए सबसे उपयोगी साधन अर्थात क्या होती है, भाषा होती है। तो भाषा में मौखिक सूचना संचार जो है उसे समझने सबसे उपयोगी साधन एक भाषा है, उसे समझने, उपयोग में लेने या उसमें प्रवीण होने हेतु चार प्रकार के कौशल्य का उपयोग होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार प्रकार के कौशल उसमें होने चाहिए मौखिक रूप से। अगर भाषा है, भाषा एक महत्वपूर्ण साधन तो है, लेकिन मौखिक पद्धति में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है ये चार साधनों का कौशल्य होना आवश्यक है। मौखिक सूचना संचार में वक्ता भाषा शब्द एवं वाक्य रचना का उपयोग करके आवश्यकता अनुसार हाव भाव, हलन चलन का प्रयोग करके जोर से बोलकर सूचना के लेन देन का प्रयत्न करता है। देखो, जो वक्ता होता है मौखिक सूचना संचार में हाव भाव या फिर हलन चलन या फिर हाथ पैर जो है वो इस तरह से हिला के या फिर हाव भाव दिखा के हलन चलन करके भाषा समझाने का, भाषा बोलने का प्रयास करता है, सूचना देने का प्रयास करता है। जोर से बोलकर सूचना के लेन देन का प्रयत्न करता है, जिससे श्रोता समझ जाता है, मतलब सुनने वाला जो है वो समझ जाता है। इस पद्धति द्वारा व्यक्ति 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 समूह 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 के बीच सूचना संचार संभव बनता है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा आदि जो है विविध स्वरूप के इसके उदाहरण है। ओके, स्वरूप द्वारा मौखिक सूचना संचार होते हैं, मतलब ये सारे जो उदाहरण है उनके द्वारा मौखिक सूचना संचार हमें देखने को मिलता है। कहीं पर संवाद करना है, कहीं पर बातचीत करनी है, कहीं पर कुछ कहानी बतानी है, भाषण देना है ना, तो वहां पर मौखिक सूचना संचार का उपयोग जो है वो होता है। अब मौखिक सूचना संचार जब होता है तब उसमें उसके क्या लाभ होते हैं या फिर क्या मर्यादाएं उसमें आती है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों मौखिक सूचना संचार पद्धति के लाभ। अब इसमें लाभ जो है वो लगभग कितने सारे दिए हैं, 7 लाभ दिए हैं। 7 लाभ है। जैसे पहला जो लाभ है, सूचना संचार की यह पद्धति सबसे सरल, त्वरित और अत्यधिक उपयोग में आने वाली पद्धति है। सबसे सरल यानी कि आपको कहीं पर बातचीत करनी है तो आप तुरंत जाके खुद कोई भी समस्या का निवारण कर देते हो, बात करके समस्या का निवारण करते हो, यानी कि सूचना तुरंत ही देते हो। और इसमें कागज कलम आदि की आवश्यकता नहीं होती। कागज कलम की आवश्यकता नहीं, यानी कुछ खर्चा नहीं, मतलब कोई भी सूचना तुरंत त्वरित रूप से जल्द हम कहीं पर भी बोल सकते हैं। सामान्य रूप से प्रत्यक्ष स्वरूप में होने वाली इस पद्धति में वक्ता को श्रोता का प्रतिभाव तुरंत मिलता है, जिससे असमंजस की स्थिति बड़ी होने पर उसका तुरंत निराकरण किया जा सकता है। देखो, सामान्य रूप से क्या है, इसमें श्रोता और वक्ता दोनों के बीच जब बातचीत होती है तो श्रोता को अगर कोई असमंजस यानी कि कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हो, तो इस पद्धति के द्वारा तुरंत ही निराकरण मिलता है। कैसे निराकरण मिलता है? इसमें जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो तुरंत ही क्वेश्चन कर सकता है, तुरंत ही प्रश्न पूछ सकता है।
और प्रश्न पूछने के बाद उसका निराकरण भी संभव है। ओके। चौथा जो है, श्रोता की ओर से मिलने वाले त्वरित प्रतिभाव से वक्ता उत्साह प्रेरक एवं प्रेरणादायी बनता है। मतलब मानो कि मैं वक्ता हूँ और आपने अगर मुझे कोई अच्छा सा आंसर दिया, उत्तर दिया, तो उस उत्तर के प्रति मैं प्रेरित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि अरे वाह, मैंने जो बातें बताई इनको समझ में आ गई, क्या बात है, ऐसा मुझे लग सकता है। तो मतलब इससे क्या है कि वक्ता तुरंत तुरंत ही प्रेरित हो सकता है, वक्ता को बोलने के लिए और अच्छा लगता है और अधिक बातें समझाने का प्रयास फिर वक्ता जो है वो करता है। पांचवा जो है लाभ, सूचना के आदान प्रदान की इस पद्धति में वक्ता को श्रोता की ओर से त्वरित प्रतिभाव मिलता है और उसके अनुसार साधन माध्यम में परिवर्तन लाकर उसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे सूचना संचार के असफलता की परिस्थितियां नहीवत हो जाती है। मतलब मानो कि यहाँ पर वक्ता जो भी सूचनाएं दे रहा हो, अगर उसमें किसी तरह से त्वरित प्रतिभाव मिलता तो है, ठीक है, लेकिन अगर मानो कि कोई समस्या आ रही है, प्रतिभाव सही से नहीं मिल पा रहा, तब ऐसे में अगर प्रतिभाव नहीं मिलता है तो सूचना संचार की तो असफलता मानी जाती है। तो ऐसे में इस पद्धति से एक लाभ भी है कि वो अगर कोई भी वक्ता अगर चाहे तो अपनी पद्धति में त्वरित ही बदलाव कर सकता है और बदलाव करके उसको सही तरह से बनाकर सूचना को जो है वो सफल बनाने का प्रयास जो है वो कर सकता है। छठा जो लाभ है, श्रोता यदि निरक्षर हो तो भी सूचना का प्रत्यायन इस पद्धति में संभव है। देखो, मौखिक पद्धति जो है मुंह से बोली जाती है, बात करके ही समझाई जाती है। तो श्रोता अगर सुनने वाला, अगर सूचना प्राप्त करने वाला अगर निरक्षर हो, अनपढ़ हो, तब ऐसे में उसके लिए भी इस पद्धति का महत्व है। और सातवां, इस पद्धति में समय की बचत होती है। इस पद्धति में समय की बचत होती है। क्यों? क्योंकि बोलकर ही समझाना है, ज्यादा लिखना नहीं है, पेन पेंसिल कागज का उपयोग ही नहीं है, तो आसानी से इसमें जो है कोई भी सूचना दी जाती है, इसलिए पेन पेंसिल का उपयोग नहीं और इसलिए समय की भी बचत इसमें होती है। अब जैसे इतने सारे लाभ है, इन सारे लाभ के चलते कुछ तो मर्यादाएं होगी और होती ही है, क्योंकि हर सिक्के के दो बाजू होते हैं। जैसे लाभ है वैसे ही हानि है। तो देखते हैं इसमें हानि क्या है। हानि यानी कि मर्यादाएं, तो यहाँ मर्यादाएं दी हुई है, मौखिक सूचना संचार पद्धति की मर्यादाएं। तो ये मर्यादाएं क्या है वो देखेंगे एक एक करके। पहली मर्यादा देखते हैं, संवाद व चर्चा जैसी इस पद्धति के स्वरूप में कदाचित वाद विवाद का जन्म हो जाए तो इस अवस्था में मौखिक सूचना संचार असफल हो सकती है। अगर कभी कभार ऐसे होता है ना कि शिक्षक को क्लास में एक बात बतानी होती है और एक बात के वजह से, एक उदाहरण के वजह से पूरी क्लास बिखर जाती है। यानी कि एक मुद्दा शिक्षक को बोलना होता है, एक मुद्दे के ऊपर उदाहरण देना होता है और उस उदाहरण के चलते वो शिक्षक कभी कभी अपने विषय के मेन मुद्दे से बाहर हो जाते हैं और दूसरे ही मुद्दे के ऊपर डिस्कस शुरू कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है। तो ऐसा होना यानी कि मर्यादा, यानी कि मौखिक सूचना संचार में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हो, जिस विषय के ऊपर चर्चा चल रही हो, वो मुद्दे के अगर बाहर की बात आ जाती है तो बहुत बार सूचना संचार में वाद विवाद का भी जन्म हो जाता है। जैसे मानो कि मैं आपको अगर हिंदू मुस्लिम की अगर बातें कर रहा हूँ और हिंदू मुस्लिम की बातों में अगर मानो कि बातें बहुत अच्छी चल रही है और उन बातों में अगर कुछ बातें अगर मैंने ऐसी कर दी कि जो शायद बैठे हुए हिंदू या मुस्लिम को अगर गलत लग जाए, तो फिर वो मुद्दे की बात कहीं और चली जाती है या फिर उस अलग ही मुद्दे के ऊपर डिस्कशन जो है वो चालू हो जाता है। तो ऐसे जो है ज्यादातर मौखिक सूचना संचार में होने की संभावना जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए इसे पहली एक मर्यादा कहा जाएगा कि वाद विवाद का जन्म हो जाए तो फिर इस अवस्था में मौखिक सूचना संचार असफल हो सकता है। दूसरा, वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने से समय या शक्ति की बर्बादी होती है। ओके, वाद विवाद की स्थिति अगर निर्माण हो जाए तो फिर समय या फिर शक्ति की बर्बादी होना संभव होती है। तो ये भी है, मतलब समय बर्बाद होता है।
बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाते हैं, फिर उनके आंसर दो, बहुत सारा समय जाता है। अगर मानो कि 1 मिनट की बात होगी, 5 मिनट की बात होगी, तो उस बात के ऊपर, जैसे मानो कि यहाँ पर कोई सर आ गए और हमें अगर बोलने लगे कि कल छुट्टी है, तो इस छुट्टी की बात को बताने के लिए अगर आए हैं और हमने उनको बोल दिया कि सर क्यों छुट्टी दी जा रही है, तो फिर वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कारण से दी जा रही है, फिर बोलेंगे कि सर पहले तो कभी दी नहीं, फिर इसके ऊपर ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें ऐसी चल सकती है। तो ऐसी बातें चलना ही यानी कि वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने और उसमें समय या फिर शक्ति का बर्बाद होना भी जो है वो संभव है। तीसरा, कही गई, बोली गई, सुनी गई, सुनाई गई सूचना की विश्वसनीयता हमेशा कम ही होती है। कही गई, सुनी गई, सुनाई गई जो भी सूचना होती है उसकी विश्वसनीयता कम ही होती है। किसने बोला होगा मुझे क्या पता, कौन बोल रहा है, किसने बोला था। अगर मैंने ही कुछ बातें बोली है और मैं बाद में बोलूं तो मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा कुछ, तो फिर तुम्हें क्या लगेगा, सर आप ही ने तो बोला था। मैं बोलूंगा मैंने तो बोला ही नहीं था, क्या सबूत है आपके पास, तो आप बोलोगे सर सबूत तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप ही बोले थे। आप बोले थे कि सूचना संचार जो है वो विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, वो बेंचों का आदान प्रदान होता है। तो फिर क्या होगा, मैं बोलूंगा मैंने तो नहीं बोला, आप बोलोगे आप ही ने बोला, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबूत प्रमाण की अनुपस्थिति है। तो मौखिक सूचना संचार की ये भी एक मर्यादा है कि प्रमाण की अनुपस्थिति होने की वजह से ये असफल होने की संभावना होती है। और यदि सूचना विशाल व विस्तृत हो, पांचवी मर्यादा देख रहे हैं हम लोग, यदि सूचना विशाल व विस्तृत हो तब वक्ता के पक्ष की और इस पद्धति द्वारा परिणाम मिलने से सफलता नहीं मिलती है। देखो, यदि सूचना विशाल विस्तृत हो, लंबी हो, अगर मानो कि कोई व्यक्ति आ गया बोलता है कि मैं आपको स्कूल के बारे में सूचनाएं देना चाहता हूं, और वो सूचना एक दो नहीं है, वो सूचना 50 है, तो वो 50 सूचना जब यहाँ पर पढ़ के सुनाएंगे यानी कि वो लंबी हो गई, विस्तृत हो गई, तो उनमें से शायद आपको शुरुआत की और अंत की याद रहेगी, बीच की सारी भूल जाओगे। ऐसा हो सकता है, सूचना जो है वो अगर विस्तृत हो तो ऐसा हो सकता है। तब वक्ता के पक्ष की और इस पद्धति का परिणाम मिलने से सफलता नहीं मिलती, तब वक्ता सफल होगा, इसकी बारे में हम बात नहीं कर सकते। ओके, तो कोई भी सूचना है तो वो मर्यादित होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगला मुद्दा है दूसरी पद्धति। जैसे हमने लिखित पद्धति के मौखिक पद्धति के लाभ और मर्यादा, ऐसे दो बातें देखी है। लाभ हमने देखे 7, जिसमें समय, कागज पेंसिल का बचाव खर्चा नहीं होता है ना। लेकिन मर्यादा में क्या बातें महत्व की देखी, अगर लंबे समय तक चली, विस्तार बड़ी होगी ये पद्धति, तो इसमें मर्यादा आती है, या फिर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो समय शक्ति की बर्बादी होती है, या फिर मुद्दे के बाहर की बात चालू हो जाए तो वाद विवाद की स्थिति भी आ जाती है बहुत बार। तो ऐसी मर्यादाएं भी आती हैं और कुछ लाभ भी है। तो ये सारी बातें हमने देखी। अभी अगली पद्धति की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसमें कुछ मर्यादा बाकी है मौखिक पद्धति की, जो देख लेते हैं हम लोग। तो मौखिक सूचना संचार, छठी मर्यादा देखते हैं इसमें। मौखिक सूचना संचार वक्ता व श्रोता दोनों पक्षों को अवस्थानुसार लंबे समय तक याद नहीं रह सकती। ओके, ये भी है इसमें मर्यादा कि ये लंबे समय तक याद नहीं रह सकती। अगर मैंने कुछ बातें आपको ऐसे मौखिक रूप से बताई है, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, तो वो लंबे समय तक आप याद नहीं रख सकते। और सातवां जो है, मौखिक सूचना संचार पद्धति उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रह सकती, रखी जा सकती। ओके, सुरक्षित स्वरूप में उसको रखी नहीं जा सकती है, मूल स्वरूप में। ओके, जैसी है वैसे। और मौखिक सूचना संचार की इस पद्धति में वक्ता की वक्तृत्व अदा एवं प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे वो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना, उसमें क्या है, कुछ शब्द जो उसको बोलना होता है, तो वक्ता जो है उसको अगर शब्दों के बारे में ही नहीं पता है, या फिर उसके पास प्रस्तुतिकरण का योग्य ढंग ही नहीं होगा, तो फिर वो जो अर्थ है वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि मौखिक रूप से जो भी सूचना दी जा रही है उसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो उसको मूल स्वरूप उसको रख नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी वक्तृत्व होता है, वक्तृत्व के अगर प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो फिर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और नौवा जो है,
वक्ता को बोलने से पहले विचार करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक बात याद रखना दोस्तों कि कभी भी लाइफ में आप जो भी बातें बोलते हो वो कभी भी सोच समझ के बोलो, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द जो है वो वापस नहीं आ सकते। आप बोल तो देते हो, लेकिन वो बोले गए शब्द सोच समझ के बोले, क्योंकि मौखिक पद्धति में जो भी आप बोलने जा रहे हो, जो भी सूचना देने जा रहे हो, सोच समझ के बोलो। जो शब्द प्रयोग करने वाले हो सोच समझ के करो। अगर आपने कोई भी शब्द प्रयोग कर लिया तो एक शब्द दो देशों के युद्ध भी करा सकते हैं। तो अगर इतनी बड़ी बात हो सकती है तो हमारे भी जो रिलेटिव हो गए या फिर कहीं पर भी हम बातें करते हैं, तो कभी भी याद रखना सूचना संचार करते समय जो भी बातें करनी है उसके बारे में सबसे पहले सोच लो। सोचने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये पद्धति जो है अगली, इसको आज शायद हम पूरा नहीं कर सकते और कल के लिए अगर रुकेगा तो फिर थोड़ा ही बच जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कल के लिए रख देते हैं, आज थोड़ा यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो हम कल लिखित सूचना संचार पद्धति को देखेंगे, आज इसी के ऊपर रुक जाते हैं। ओके।